नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार द एजीएस बोर्ड एग्जाम में। तो आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए। जैसा कि आपको सबको पता लग गया है, आपकी जो डेट शीट है एग्ज़ाम्स की वो आ चुकी है और इस वजह से आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मैंने एक क्लास आपको पहले ही दे दी है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिसमें मैंने आपको असर्टिव वाक्य को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको बताया। आज मेरी ये दूसरी क्लास है, उसी का दूसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं वो आपको आसान भाषा में समझाऊंगा और आपको रटने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रखना है, थोड़ा सा समझना है बस। समझने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक, वो उनकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए और नहीं भी होगी तो थोड़ी बहुत मैं आपको बताता रहूँगा इनमें, क्योंकि समय थोड़ा एग्ज़ाम में आपके कम है। इस वजह से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका पूरा हो नहीं पाएगा। इस वजह से जो इम्पोर्टेंट आपके पेपर के लिए हो सकते हैं, जो टॉपिक हो सकते हैं, वही टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा, जिन्हें पढ़कर आप अच्छे मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आओ हम शुरू करें क्लास को। जैसा पहली क्लास में मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया था, असर्टिव वाक्य का। असर्टिव वाक्य का एक्टिव पैसिव मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। बिना किसी स्ट्रक्चर्स के मैंने बताया था। तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव के होंगे। पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते कैसे हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हर वो सेंटेंस कहलाता है जिसमें हम किसी भी क्वेश्चन को किसी से पूछते हैं। हर क्वेश्चन हमारा इंटेरोगेटिव ही कहलाता है और हम क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है वो होता है हमारा दो प्रकार का। जैसे एक होता है हमारा यस नो टाइप, जिसमें हम क्वेश्चन को हाँ या ना में ही जवाब दे सकते हैं बस। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या आप खाना खा रहे हो, तो इसमें क्या, जब वर्ड शुरू में आ गया तो इसका मतलब है कोई कार्य जैसा है कि या तो तुम हाँ में जवाब दे सकते हो या ना में। तो मैंने पूछा क्या आप खाना खा रहे हो, आप कहोगे हाँ या ना। या मैं कहूँ आप कैसे खाना खा रहे हो, तो आप हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते। अब आपको कारण सहित आप उत्तर देना ही पड़ेगा। तो जो कारण सहित उत्तर है उसको हम कहेंगे WH वर्ड, जिसका हम कारण सहित उत्तर दे सके, कारण सहित उत्तर दे सके। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं, इनमें डिफरेंस बस थोड़ा सा है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी असर्टिव सेंटेंस का हम बनाएं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वही होगा जिसमें सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने एक एग्जांपल लिखा, आर यू लिसनिंग द म्यूजिक, द म्यूजिक, लास्ट में लिखा मैंने क्वेश्चन मार्क। अब ये एग्जाम्पल जो है वो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट यू है हमारा और यू से पहले लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब आर। यदि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो हमारा वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव कहलाएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो रूल हैं बनाने के एक्टिव से पैसिव, रूल तो हमारे सेम असर्टिव की ही तरह है। वही हमें 4 से 5 रूल बनाने पड़ेंगे। यदि आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है एक्टिव एंड पैसिव का, तो पहले आप पहले भाग को देखिए, उसके बाद इस भाग को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला नियम था एक्टिव से पैसिव बनाने का, वो था सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बनेगा द म्यूजिक। म्यूजिक का हमें सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका जो हमें पैसिव बनाना होगा वो भी हमारा इंटेरोगेटिव ही होना चाहिए। इंटेरोगेटिव का मतलब है कि जब यहाँ वर्ब पहले आई है तो इंटेरोगेटिव के पैसिव वॉइस की भी वर्ब पहले ही आनी चाहिए। तो यहाँ आर है, अच्छा यू के अकॉर्डिंग तो आर आया, लेकिन द म्यूजिक जो है वो सिंगुलर नाउन कहलाएगा। सिंगुलर नाउन है तो हम सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, इज। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहली भी वीडियो में बताया जिसके लास्ट में एस आ जाए वो हमेशा एक वचन की क्रिया कहलाती है। चाहे वो इज हो, चाहे वाज हो, चाहे हैज हो, चाहे डज हो, कोई सी भी हो, हमें एक वचन की ही क्रिया कहलाई, क्योंकि इन सभी के लास्ट में क्या है, एस, इज। अब लिखना पड़ेगा हमें द म्यूजिक, द म्यूजिक। मैंने आपको दूसरा जो रूल था वो लिखवाया था, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लिख ही रहने देंगे। तीसरा नियम जो था वो था मेन वर्ब की फॉर्म देखनी है। मेन वर्ब की हमें दिख रही है यहाँ फोर्थ फॉर्म,
आईएनजी फॉर्म, तो हमें बी की भी आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। बी की जो आईएनजी फॉर्म होगी वो होगी बीइंग, ठीक। अब जो मेन वर्ब है उसको करना है, जो चौथा रूल है उसको करना है हमें थर्ड फॉर्म में, तो लिसन, ईडी, थर्ड फॉर्म, सॉरी ई रह गई, लिसन, बीइंग लिसनड। अब किसके द्वारा सुना जा रहा है तुम्हारी, तो सब्जेक्ट को हमें प्रपोजिशन बाई से जोड़ना होगा, बाई यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। खास तौर से ध्यान रखना है, यदि किसी एक्टिव पैसिव को बनाते समय इंटेरोगेटिव का बनाए, इंटेरोगेटिव का हमें पैसिव बनाना है तो हमें इंटेरोगेटिव ही बनाना पड़ेगा, ना कि असर्टिव या और कुछ बात, ठीक है। समझ में आया होगा। मैं दूसरा एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया, वाई हैड दे मेकिंग मेड मेड अ नॉइज, ठीक। इसमें पहले डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ही हमें सबसे पहले वाक्य बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ध्यान रखना है, एक्टिव का पैसिव बनाते समय इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही बनना चाहिए। तो सबसे पहले वाई है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते। हेड है तो हेड को भी चेंज नहीं कर सकते। सेकंड जो फॉर्म होती है किसी वर्ब की, उसे हम कभी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। सब्जेक्ट का जो इफेक्ट पड़ेगा वो बस फर्स्ट फॉर्म पे या फिफ्थ फॉर्म पे ही पड़ेगा, ना ही सेकंड फॉर्म पे पड़े और ना ही पड़े फोर्थ फॉर्म पर, ना ही थर्ड फॉर्म। आइए, वाई हेड, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट की जगह हमारा पैसिव वॉइस में रिसीवर सब्जेक्ट होता है, तो आ नॉइस को सब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो आ नॉइस, ठीक। हेड जो है, हेड कभी भी कहीं भी यूज आए और उसके बाद हमें एक वर्ब लिखनी हो तो हमें थर्ड फॉर्म लिखनी है, या तो ऐसे लिख सकते हो थर्ड फॉर्म, लेकिन बी की फॉर्म होना जरूरी है पैसिव में। मेड की फॉर्म देखो आप कौन सी है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक। अगर ये थर्ड फॉर्म है तो हमें बी की भी कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, थर्ड। हैड अ नॉइज बीन, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लिखी हुई है, मेड, मेड। अब किसके द्वारा, दे, दे के द्वारा, तो हम लिखेंगे बाई दे, ठीक है। बस ये हो गया। अब एक एक एग्जाम्पल से आपके समझ में आया होगा, अगर यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके और समझ में आएगा। चलिए, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपनी क्लास को इंपेरेटिव पे लेके जाने की प्रयास करते हैं। देखो, अच्छे से समझने का प्रयास करना, क्योंकि आप अगर यहाँ ध्यान नहीं रखेंगे, साथ साथ अगर लिखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। आपको बाद में वीडियो पॉज करके रोक लेना है, पहले देखते रहिए, उसके बाद में आप एक बार में लिख लेना, क्योंकि साथ साथ अगर लिखोगे तो मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाओगे और ना ही समझ पाओगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस, पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम सीखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो हर वह वाक्य जिसमें कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट वगैरह, या ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, ऐसी कोई सजेस्ट वगैरह, एडवाइस वगैरह करा जाए, तो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक चीज सबसे बड़ी है कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और इसमें इनडायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाया नहीं जाता कभी। क्यों? क्योंकि कोई भी बात किसी भी व्यक्ति से हम कहें तो हम उससे जब ही कह सकते हैं जब वो सुन रहा हो, और सुनता वही है जो हमारे सामने हो, जिसके कानों में आवाज जाएगी वही तो सुनेगा। तो जो सुनने वाला होता है वो होता है हमारा रिसीवर, और रिसीवर होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होता है यू। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा यू ही रहता है। लेकिन हम लिखते क्यों नहीं है, इसी वजह से नहीं लिखते, क्योंकि इसका जो डेफिनेट ऑब्जेक्ट है वो यू ही है, क्योंकि सुनने वाले से ही हम कोई बात कह सकते हैं अपनी, ऐसे व्यक्ति से तो कह ही नहीं सकते जो हमारे पास नहीं है, या हमारी आंखों के सामने नहीं है, या हमारी आवाज को नहीं सुन रहा है। तो हम मान लो आपसे किसी से कहें कि आप खाना ले आओ, तो आप सुनोगे जरूर, तभी हम कहेंगे। तो आप जो है वो सेकंड पर्सन हो गए, रिसीवर, रिसीवर को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं आसान भाषा में, ठीक है। आइए समझिए, तो यू जो होगा इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस को हम समझे तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, यहाँ कुछ भी हो सकता है, एडवर्ब हो या नाउन हो या प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आए। अब इंपेरेटिव सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस की दृष्टि से हमें तीन प्रकार से पढ़ना होगा। सबसे पहला होगा विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट उपस्थित हो वह। दूसरा एक होगा विद आउट ऑब्जेक्ट,
एक ऐसा वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, वो कहलाएगा हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारी मोरल ड्यूटी दिखाई जाती है। मोरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य जो हमें करने ही होते हैं। तीन तरह से हम इम्पेरेटिव, किसी भी इम्पेरेटिव वाक्य को तीन तरह से समझते हैं, एक तो विद ऑब्जेक्ट, एक विदाउट ऑब्जेक्ट, एक मोरल ड्यूटी। अब इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो है, जैसे विद ऑब्जेक्ट का मैं लिखूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यदि विदाउट ऑब्जेक्ट का लिखूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में आपको एडवर्ब ही मिलेगा। मोरल ड्यूटी में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है। अब इनको सबको बनाने के जो रूल्स है वो अलग अलग है। इसका जो पैसिव वॉइस का नियम होगा वो थोड़ा इस प्रकार से है। इस वाक्य को हमें हमेशा लेट से बनाते हैं। कैसे? सबसे पहले लेट, फिर लेट के साथ ये ऑब्जेक्ट जोड़ना होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म, और बी की फॉर्म के बाद जो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म हो तभी तो पैसिव बनता है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखना क्या क्या, बी की फॉर्म और बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म। अब आ जाओ इस वाक्य को हम बनाए। इसमें जो पैसिव वॉइस होगा, जो पैसिव वॉइस इसका बनेगा वो होगा यू आर। यू आर, यू कहाँ से आया मैंने आपको बताया था, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, और यू को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया यू। ठीक। अब हमें इसके सेंस के अनुसार हमें यहाँ लिखना होगा। जैसे किसी को ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर्ड, किसी को सजेस्ट किया गया हो तो सजेस्टेड। क्यों? क्योंकि आर, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्यों बी की फॉर्म फिर थर्ड फॉर्म पैसिव हो गया। फिर एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, कुछ भी हो सकता है सेंस के अनुसार। फिर हमें टू और प्लस बी वन जोड़ना है। ठीक। अब आ जाओ तीसरा जो रूल है हमारा मोरल ड्यूटी वाला, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लिखना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें लिखना है शुड, और प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, बी के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, बी के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, बी के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। ये स्ट्रक्चर्स आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। उसके बाद एक एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। सभी वीडियो पॉज करके रोकना है, साथ साथ में नहीं लिखना, कोई भी चीज साथ साथ में नहीं लिखनी। समझिए एक एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले मैंने बताया विद ऑब्जेक्ट वाला, तो नंबर एक जो क्वेश्चन होगा वो विद ऑब्जेक्ट वाला लेंगे हम। बात करिए ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, दरवाजा नहीं, खिड़की खोल दो। इसमें जो द है वो आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आएगा, और नाउन जो है वो हमेशा या तो सब्जेक्ट का कार्य है या ऑब्जेक्ट का। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट। ठीक है। द विंडो से हम ये वाक्य बनाएंगे, क्यों? लेट से, क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखा ही दिया है। लेट द विंडो, लेट द विंडो, लेट के साथ बी की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, लेट बी प्लस ओपन, ओपन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरे नंबर का विदाउट, विदाउट ऑब्जेक्ट, मैंने कहा शट अप, चुप रहो, शट वर्ब है, अब क्या है, एडवर्ब। ठीक है। आइए इसका जो पैसिव वॉइस है वो कैसे बनाएंगे। जब भी विदाउट ऑब्जेक्ट का हो तो हम हमेशा यू से बनाएंगे, यू आर, क्या कह रहे हैं, चुप रहो, यानी कि ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सट अप। सट की जो तीनों फॉर्म होती हैं वो सेम सट 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 ही होती हैं। आओ थर्ड नंबर पर, जैसे मैं एक मॉरल ड्यूटी वाला ले लूँ, जैसे हेल्प द नीडी, जरूरतमंद लोगों की मदद करो। नीड मीन जरूरत, नीडी नाउन बना दिया जाता है। नीडी का मतलब होता है जरूरतमंद लोग। समझिए देखो, यदि किसी वाक्य को हमें मोरल ड्यूटी वाला बनाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना होगा, द नीडी, द नीडी। अब मैंने आपको बताया कि हमेशा जो मोरल ड्यूटी वाले वाक्य हैं वो हमारे शुड से प्रयोग करके हम बनाएंगे। तो शुड, द नीडी शुड बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, हेल्प। तो आशा करता हूँ आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इससे आगे हम चले तो एक टॉपिक और भी रह जाता है इसमें कि किन किन वाक्यों का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। तो समझते हैं कि किन किन का पैसिव वॉइस नहीं बनता। देखो
ये आपको सभी नोट कर लेनी है वीडियो पॉज करके। अब मैं अंत में आपको बताऊं कि किन किन वाक्यों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फर्स्ट नंबर, जिन वाक्यों में पहले से ही बी और बीन दिया गया है उनका कभी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जिन वाक्यों में पहले से ही बी और बीन दिया गया है, मेरी बातों को सुने क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ। लिखूंगा तो वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी भी जा सकती है और टाइम भी थोड़ा बच जाएगा। अगर बी और बीन पहले से है, पहले से ही वाक्य में है, पहले से, तो हमें पैसिव वॉइस नहीं बनेगा ही नहीं, क्योंकि बी और बीन पहले से ही उपस्थित है। दो बी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। नंबर 2, अच्छा ये भी देख लो किन किन वाक्यों में आती है। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें बी आती है, बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस वाले तीनों वाक्य। और चौथे नंबर का जो फ्यूचर कंटिन्यूस, इसमें भी बी पहले से ही दी जाती है। तो इन चारों वाक्य का कभी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरे नंबर पे इनट्रांजिटिव वर्ब अगर किसी वाक्य में है, इनट्रांजिटिव वर्ब, तो उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? व्हाट इज इनट्रांजिटिव वर्ब? इनट्रांजिटिव इज अ वर्ब that does not require any object to complete its sense। इन हिंदी में समझिए इस डेफिनेशंस को कि इनट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब कहलाती है जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती। और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं रहती तो ऑब्जेक्ट होगा नहीं, और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस कभी नहीं बन सकता। बस जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ही कम्स डेली, ठीक है, ही कम्स वह आता है, डेली यानी कि रोजाना। इस सेंटेंस का जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो फुल हमें मिल रहा है बिना ऑब्जेक्ट के भी, ठीक है। तो ये हमारी जो कम्स वर्ब है, कम में एस लगा है, ये एक वचन, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग एक ही वचन की क्रिया आएगी, और जिस वर्ब में हम एस लगा दें या एस लगा दें वो हमारी एक वचन की क्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इज है, इज में लास्ट में क्या है? एस, ये भी एक वचन। हैज है, हैज में लास्ट में एस, ये भी एक वचन। डू है, डू में यस यानी कि डज, डज में भी एक वचन। बॉज है, बॉज में भी सेम बिल्कुल रूल यहीं पर प्रयोग होता है कि एस अगर लास्ट में है तो ये कैसी वर्ब कहलाएगी? एक वचन की, ठीक है। आगे बढ़िए, इसका कभी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। थर्ड नंबर, यदि किसी वाक्य में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, उस वाक्य का भी पैसिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लिंकिंग वर्ब जो है वो किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट लेती ही नहीं है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेती है। कॉम्प्लीमेंट वह होता है जो किसी वाक्य में किसी की जानकारी को देने का कार्य करता है। कॉम्प्लीमेंट हमारा दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह होता है जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। किसी दिन मैं कॉम्प्लीमेंट पे भी एक टॉपिक पे पढ़ा दूंगा, तो आज तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से कॉम्प्लीमेंट को स्किप करते हैं। तो इन तीन वाक्य का ही कभी भी एक्टिव से पैसिव नहीं बन सकता, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि कोई आपका डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं डाउट को सॉल्व करने की पूरा प्रयास करूँगा। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल सके और आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।